नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल डिबेट शो आखिर क्यों का। आज हम आखिर क्यों में चर्चा करेंगे नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर। जी हां, ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 7.5 घंटे की पूछताछ के बाद आज ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक पर आरोप है कि उनके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन है। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों से करोड़ों रुपए की जमीन को लाखों रुपए में खरीदा है। उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। वहीं उनकी बहन और सिस्टर सुनवाई से पहले कोर्ट में नवाब मलिक के पास पहुंच चुकी है। इसके अलावा नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। महाविकास आघाड़ी के नेता सब केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। दोनों तरफ से जोरदार आरोप प्रत्यारोप जारी है। महाविकास आघाड़ी के सभी पार्टियों के नेता, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के तीनों पार्टियों के नेता केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा नवाब मलिक के गिरफ्तारी के बाद मुंबई में पटाखे फोड़कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। वो भी हम दृश्य बताएंगे। लेकिन नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद जैसे बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद कुछ बड़ा बदलाव होगा महाराष्ट्र में, ये वही दृश्य है। देखिए, नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद मोहित कंबोज के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है पटाखा फोड़कर। जी देखिए, ये वही दृश्य है। अमर शाह नाम के कार्यकर्ता द्वारा जश्न मनाया गया है और वो नारे लगाए गए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह के कुछ नारे भी लगाए गए ये जश्न मनाते वक्त। वहीं आपको बता दे, शरद पवार ने वर्षा बंगले पे नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद आपातकाल बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल खुद मौजूद रहेंगे। पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। आज सुबह से 4:30 बजे नवाब मलिक के घर पर ईडी पहुंची थी और उन्हें 7:15 या 7:30 बजे ईडी ले गई थी अपने साथ उनके ईडी दफ्तर। जी, बड़ी खबर आ रही है, मलिक ने कोर्ट में बयान दिया है। जी, नवाब मलिक ने अब कोर्ट में बयान दिया है। क्या कह रहे हैं नवाब मलिक? बिना समन के मुझे कार्यालय लाया गया है। तो नवाब मलिक ईडी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें समन नहीं दिया गया और सीधा कार्यालय पर लेके गया। कौन सी अधिकारी मेरी जांच कर रहा है, अधिकारियों को ही पता नहीं है। सुबह मेरे घर पे ईडी अचानक आ गई, मुझे जबरदस्ती ईडी कार्यालय लाया गया है। तो ईडी पर आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक ने कोर्ट में यह बयान दिया है। तो इस समय महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। और लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बिना समन के मुझे कार्यालय लाया गया है। ये नवाब मलिक ने कोर्ट में बयान दिया है। कौन सा अधिकारी द्वारा मेरी कार्रवाई की जा रही है पता नहीं। सुबह मेरे घर पे अचानक ईडी आ गई। जी, नवाब मलिक ईडी को सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे। आज इसी को लेकर हम बड़ी बहस करेंगे। क्या नवाब मलिक के गिरफ्तारी के बाद गिर जाएगी महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार? जैसे चंद्रकांत पाटिल ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजा आने के बाद कोई बड़ा बदलाव होगा। इससे पहले कुछ दिन पहले संजय राउत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि जांच एजेंसियों के द्वारा, खासकर ईडी के द्वारा महाविकास आघाड़ी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। आज इसी को लेकर हम बड़ी बहस करेंगे। क्या नवाब मलिक वाकई में दोषी है या उन्हें फंसाया जा रहा है? इसी को लेकर हम आखिर क्यों की बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, प्रकाश मुत्ता जी कांग्रेस पार्टी से, राम कुमार पाल जी भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है। इसके अलावा शिवसेना से कुलदीप तिवारी जी और एनसीपी से जुड़ेंगे वैभव हरड़कर जी। और हमारे साथ इसके अलावा जुड़ने वाले हैं एनसीपी से वैभव हरड़कर जी। हम डिबेट की शुरुआत करना चाहेंगे। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है, महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप जारी है। महाविकास आघाड़ी के नेता इसे सत्ता का दुरुपयोग बता रहे हैं और आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर महाराष्ट्र के जो भी दल है महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल, उनके नेताओं को टारगेट करवा रहे ईडी के माध्यम से। संजय राउत ने भी यही आरोप लगाया था और आज नवाब मलिक को जब पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय ले गई थी तब से यह बयानबाजी शुरू है और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद जोरदार भूकंप आ चुका है महाराष्ट्र की राजनीति में। क्या कहेंगे ज्ञानमूर्ति शर्मा जी? राजेश जी, आपने मुझसे जो सवाल पूछा है कि सत्ता का दुरुपयोग का आरोप जो है शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं,
सत्ता का दुरुपयोग कौन कर रहा है ये तो आप देख रहे हो शुरुआत से। कंगना रनावत का बंगलो हो चाहे नारायण राणे जी का बंगलो हो, नोटिस पे नोटिस ये लोग निकाल रहे हैं, घर तोड़ने के लिए पीछे लगे हुए हैं। और एक करमुशे करके थे जिन्होंने मतलब एक सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट किया था, उसको इन्हीं शिवसेना के लोगों ने मुंडन कर दिया था। किस मुंह से बात करते हैं महाविकास नहीं, महावसूली आघाड़ी के लोग। ये सत्ता का दुरुपयोग तो ये पूरी तरीके से इन्होंने किया हुआ है। किरीट सोमैया जी जो अपने अधिकार क्षेत्रों में आने वाली बातों को, लोगों के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, और जब वो देखिए वहां गए थे पुणे में, तो पुणे में उनके साथ में क्या हुआ, धक्का मुक्की की गई और उनके साथ में मारपीट करने तक के लिए इन्होंने उतर आए थे। और एक बार नहीं कई बार किरीट सोमैया जी पर इन्होंने हमला किया। और एक समीर वानखेड़े जो एक बेहद ही जिन्होंने ड्रग के रैकेट को उजागर किया। आज मैं समीर वानखेड़े जी को सैल्यूट करूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनके क्या कारण समीर वानखेड़े के खिलाफ, एनसीबी के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है नवाब मलिक को? क्या वाकई में नवाब मलिक के दाऊद के लोगों के साथ कनेक्शन है? दाऊद के लोगों से उन्होंने जमीन खरीदी है जैसा आरोप लग रहा है। कुछ लाखों रुपए में करोड़ों की जमीन नवाब मलिक द्वारा खरीदी गई है और इसी वजह से उन्हें दोषी पाया गया है और ईडी ने गिरफ्तार किया है। और बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि सबूत है, उसी आधार पर कार्रवाई हुई है। नवाब मलिक को गिरफ्तार सबूतों के आधार पर किया गया है नवाब मलिक को गिरफ्तार। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी क्या बोलिए सर, बोलिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसे हम ईडी कहते हैं, एमएफएसी केस जिसका सबूत कुछ ना कुछ उनको मिलने, उन्होंने को अपने अधिकार क्षेत्र में कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जिसमें उनको अरेस्ट करने का अधिकार होता है, तो वो डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने नवाब मलिक जी को अरेस्ट किया है। और ये भी बात सामने आई है, आज इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा है कि इकबाल कासकर जो दाऊद का भाई है और दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी घोषित जो दाऊद इब्राहिम है, भगोड़ा है, उसका भाई इकबाल कासकर, वो कहीं ना कहीं ये लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त थे। और आप ही ने जैसे बताया कि करोड़ों की संपत्ति को लाखों में खरीदने वाले ये नवाब मलिक जो है, इनकी सामने प्रथम दृष्टया केस बना हुआ है, इसीलिए ईडी ने अरेस्ट किया है। और कोर्ट में जब इनको आज पेशी की गई है तो इन्होंने वकील, अच्छे वकील खड़े करे, दुनिया के बड़े बड़े वकील खड़े करे और खड़ा कर करके ये अपने सबूत बताए, अपने बचाव पक्ष में कहेंगे। तो बदले की कार्रवाई क्यों बताया जा रहा है ज्ञानमूर्ति शर्मा जी? महाविकास आघाड़ी के नेता इसे बदले की कार्रवाई बता रहे। आप लोग केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में जो भी दल शामिल है उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है ईडी के द्वारा। इस तरह का आरोप संजय राउत ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया था। उन्होंने कहा था किरीट सोमैया ईडी के कार्यालय में बैठते हैं, खिचड़ी दही खाकर टारगेट सेट करते हैं, ईडी को बताते हैं अगला टारगेट किसे बनाना है। देखिए ये सरासर गलत है। जिस तरीके से आरोप लगा रहे का दुरुपयोग करने के लिए ईडी का उपयोग किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो संजय राउत जी है रोज सवेरे आकर के कुछ न कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, वही आदत जो है इनको नवाब मलिक को भी लग गई थी। और ये रोज बोलते थे अब हम ये कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे। इनके पास तो कोई सबूत था नहीं। जब सचिन वाजे ने आरोप लगाया था, उसी के आगे आरोप लगे परमवीर सिंह के। आखिर सचिन वाजे भी अंदर है, प्रदीप शर्मा भी अंदर है। सत्ता का दुरुपयोग तो ये कि ना पुलिस वसूली करके ये पैसा दिया करते थे, पैसा पहुंचाया करते थे अनिल देशमुख को। आज अनिल देशमुख भी अंदर है। तो पहले ये कहते थे अनिल देशमुख पाक साफ है, अनिल देशमुख जी का कुछ भी ऐसा नहीं है। आज अनिल देशमुख 2-3 महीने से कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर है। क्यों नहीं कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी? या तो इन्हें न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है या फिर ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं। जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे 10 मार्च को जैसे ही 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, महाराष्ट्र में कुछ बड़ा बदलाव होगा। क्या अब ठाकरे सरकार गिरेगी और अगला टारगेट कौन होगा ईडी का ज्ञानमूर्ति शर्मा जी? देखिए इसको टारगेट से और सरकार गिरने से जोड़ करके बिल्कुल मत जोड़िए। जांच एजेंसियां निष्पक्ष होती हैं, एक ऑटोनोमस बॉडी है ये, और इनको स्वतंत्र जांच करने का अधिकार है, चाहे सीबीआई हो, चाहे डीआरआई हो, चाहे ईडी हो। ये सब स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, अपने अपने सबूतों के आधार पर और इनको मिले हुए इनपुट्स पर ये कार्रवाई करते हैं। आज जो इकबाल कासकर अरेस्ट हुआ है वो भी इंटरनेशनल इनपुट मिलने के बाद में, एक गुप्त सूचना मिलने के बाद में इकबाल कासकर को अरेस्ट किया गया। और उसी प्रकार से इकबाल कासकर के बाद में जो इनपुट्स जांच एजेंसियों को मिली, उसी के आधार पर नवाब मलिक को ये अरेस्ट किया गया है।
दूसरी बात जो आपने बताया कि चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने जो कहा था कि 10 तारीख के बाद में भूकंप आएगा, तो इसका मतलब ये था कि जो 5 राज्यों का चुनाव था उनके रिजल्ट 10 तारीख को आएंगे, और जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब कुछ दिखेगा तो ये महाराष्ट्र में हलचल होगी और सरकार कहीं ना कहीं सरकार को धक्का लगेगा। इसको उस बात से जोड़िए, नवाब मलिक के अरेस्ट से इसको जोड़ करके मत देखिए आप। जी ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, नवाब मलिक के गिरफ्तारी के बाद आपके नेता है अमर शाह करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, उन्होंने फटाके फोड़कर जश्न मनाया और यह नारा भी लगाया, देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, इस तरह के नारे भी लगाए गए, फटाके फोड़े गए नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद। बीजेपी क्यों जश्न मना रही है ज्ञानमूर्ति शर्मा जी? देखिए, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि किसने कहां फटाके फोड़े हैं। फटाके फोड़ने का उनका अपना कोई व्यक्तिगत कारण रहा होगा। मुझे लगता है उसको अननेसेसरी इस मुद्दे से जोड़ करके देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फटाके फोड़े हैं। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरीके की कोई हरकत करेगा। जी देखिए, दृश्य देखिए ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, ये कुछ समय पहले के दृश्य है जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी की खबर आई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फटाखा फोड़े हैं, उनके गलों में बीजेपी के पताके भी थे और ये नारा सुनिए आप। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई पार्टी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई पार्टी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। इसके गद्दारों को जेल देश के गद्दारों को जेल भेजो, सालों को देश के गद्दारों को जेल भेजो, सालों को देश के गद्दारों को। नवाब मलिक बंगार है, मोहित भयंकर है, नवाब मलिक। जी देखिए, बीजेपी के पताके पहने हुए कार्यकर्ता है ज्ञानमूर्ति जी, ये नारा लगा रहे हैं, देश के गद्दारों को जेल भेजो सालों को, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं ज्ञानमूर्ति शर्मा जी। और बीजेपी के पताके हैं, बीजेपी का जो साल होती है, जो हमें क्या कहे उसको पट्टा कहते हैं, वो पहना हुआ है बीजेपी का इन लोगों ने, और ये नारेबाजी कर रहे हैं, फटाखा फोड़ रहे हैं। देखिए, जहां तक मैंने नारा अभी सुना है, नारे में गलत क्या है? देश के गद्दारों को जेल में डालना ही चाहिए, चाहे वो गद्दार कोई भी हो। और एक कानून भी प्रावधान है कि यदि देश से कोई गद्दारी करे, देश के खिलाफ कोई आवाज उठावे और देश के विरुद्ध जाए, तो उसको तो जेल में जाना ही चाहिए। ये नारे में कोई है, और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही धोरण रहा है कि देश के गद्दारों को तो जेल में ही डालना चाहिए। जी जी, हम कुछ बयान सुना देते। आज सुबह से जब से नवाब मलिक को पूछताछ के लिए ईडी ले गई, तब से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से और महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। पहले हम किरीट सोमैया ने क्या कहा नवाब मलिक से पूछताछ के दौरान, क्या उनका बयान था, वो सुना देते हैं। फिर हम संजय राउत, सुप्रिया सुले और अशोक चौहान का सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक बयान सुनाएंगे। फिर हमारे साथ रामकुमार पाल जी जुड़ चुके हैं और बाकी नेताओं को भी हम हमारे पैनलिस्ट से हमारे टेक्निकल टीम से अनुरोध करेंगे, बाकी पैनलिस्टों को भी जल्द से जल्द जोड़ा जाए। पहले किरीट सोमैया। अनिल देशमुख के बाद अब नवाब मलिक जेल में रवाना। अनिल परेब को अब इंतजार करना है। उद्धव ठाकरे जी के जो घोटालेबाज नेता मंत्री है, उन सबको घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। कितनी भी दादागिरी, माफियागिरी, पुलिस का दुरुपयोग फिर वो संजय राउत या उद्धव ठाकरे करेंगे, किरीट सोमैया और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को घोटाले मुक्त करके रहेगी। जी, इसके बाद हम संजय राउत का बयान चलाने का अनुरोध करेंगे। संजय राउत का बयान चलाया जाए। महाराष्ट्र के सीनियर नेता है नवाब मलिक, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। सीपीआर कंपनी गुजरात की, मिस्टर ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा था इतने साल से? हाँ, बहुत मान सम्मान के साथ नगाड़े बजा के सीबीआई में जाते हैं, और हमारे लोग जाते हैं तो सीबीआई वाले ये सब बदनाम करते हैं। ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा है अभी भी? वो कौन सा परिवार है जो ऋषि अग्रवाल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है? मैं और भी नाम लूँगा, और मैंने बहुत ही समझदारी से मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आने वाले दिनों में
मैं ये सभी खुलासे करने जा रहा हूँ, चाहे मुझे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। मैं जी, संजय राउत साफ कह रहे हैं कि मुझे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, मैं आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खुलासा करने वाला हूं। संजय नवाब मलिक को सच बोलने की सजा मिली है, इस तरह का बयान संजय राउत दे रहे हैं। तो संजय राउत बचाव में उतर चुके हैं नवाब मलिक के, तो नवाब मलिक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की सुपुत्री जो सांसद भी है, उन्होंने क्या कहा है नवाब मलिक के गिरफ्तारी पर, और जब उनसे सुनवाई चल रही थी, ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही थी, तब उनका यह बयान आया था। सुप्रिया सुले क्या कह रही है नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर, यह भी सुन लीजिए। फिर इसके बाद हम अशोक चौहान का बाइट सुनाएंगे। तो हम दोनों तरफ के बयान सुना रहे, क्या कहे हैं दोनों तरफ के नेताओं ने। 3-4 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, कारण म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की एक तर ते महाराष्ट्रामध्ये कॅबिनेटचे मंत्री आहेत, एक. दुसरं, माझ्या माहितीप्रमाणे की त्यांना आधी काही नोटीस पाठवली होती का, तर माझ्या माहितीप्रमाणे नाही. माझं स्वतःचं काही नवाबांशी बोलणं झालेलं नाही, पण मला जी काही माहिती मिळते आत्ता, त्या माहितीप्रमाणे त्यांना कुठली आधी नोटीस पाठवलेली नाही. त्यांच्या घरी हे पथक जाऊन धडकलं आणि नवाबभाई अर्थातच त्यांना सांगितलं असं कानावर येतं आहे, कारण का त्यांच्या कुटुंबाशी मी सकाळी बोलले, मला फोन आल्यावर, बातमी कळल्यावर. तेव्हा त्यांनी असं सांगितलं की पूर्ण सहकार्य आणि माहिती द्यायची पारदर्शकपणे ही नवाबभाईंनी तयारी दाखवलेली आहे. त्याच्यामुळे मला काही त्याच्यात काही चिंता वाटत नाही आणि मला काही आश्चर्यही वाटत नाही की नवाबभाईंकडे ईडीची नोटीस आली आहे, कारण ट्विटरच्या मागे लपून अनेक लोक काही ट्विट्स करत असतात सातत्याने की आता ह्याला अटक होणार आहे, म्हणजे धमकी थोडक्यात. आणि गेले अनेक दिवस, अनेक महिने महाविकास आघाडीच्या अनेक मंत्र्यांना, फक्त महाविकास आघाडी नाही, देशामध्ये जो विरोधक आहे त्याला ईडीची नोटीस असेल, काही इन्क्वायरी असेल, अशा नोटीस सातत्याने, अशा धमक्या अनेक वेळा महिन्यात आलेल्या आहेत. आता ते पूर्ण झालेलं आहे आणि मी स्वतः पार्लमेंटमध्ये ह्याच्याबद्दल बोललेले आहे. जी, विरोधियों को, जहां भी देश में विरोधी दलों की सरकार है, उनके नेताओं को लगातार ईडी नोटिस भेज रही है, ऐसा आरोप सुप्रिया सुले ने कहा, और धमकी दी जा रही है गिरफ्तारी की ईडी के द्वारा। और सुप्रिया सुले सीधा आरोप लगा रही है, बीजेपी नेता ट्विटर पर बताते हैं कि अगला नेता कौन होगा, किसको ऊपर निशाना साधेगी ईडी, ये बीजेपी नेताओं को पहले से पता रहता है। तो हम अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है और अभी कांग्रेस के बड़े नेता है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी है, उन्होंने क्या कहा है नवाब मलिक से पूछताछ को लेकर और गिरफ्तारी को लेकर, वो भी सुन लेते हैं। फिर हमारे साथ प्रकाश मुताजी भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम पूछेंगे विपक्ष क्या कह रहा है आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर। मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो ये है कि राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशाजनक और गलत बात है। मैं तो कहूँगा ये नगर पालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीज़ें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में विरोध करना, विरोध होना, अपने अपने विचार अलग तरीके से वहाँ रखना, यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, पर उसका वो छोड़कर कोर्ट कचहरी, वो छोड़कर पुलिस स्टेशन, वो छोड़कर केंद्रीय एजेंसीज, इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। प्रकाश मुता जी, अशोक चौहान को आपने सुना। अशोक चौहान कह रहे हैं इस तरह की कार्रवाई जो देश में हो रही है ये निचली स्तर की राजनीति है और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। क्या कहेंगे प्रकाश मुता जी, कांग्रेस क्या सोच रही है? नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके दाऊद के साथ कनेक्शन बताए जा रहे हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के लोगों से उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन लाखों रुपए में खरीदी और पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। तो नवाब मलिक का भी क्या हाल अनिल देशमुख की तरह ही होने वाला है प्रकाश मुता जी, या वो बाहर आ जाएंगे? क्योंकि कुछ समय में बड़ी मीटिंग होने वाली है शरद पवार के नेतृत्व में, खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने का कामयाब हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, जैसे आप लोग आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, महाविकास आघाड़ी समेत जितनी भी विपक्षी दल की सरकार है, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे बंगाल सरकार हो, इन्हें गिराने की कोशिश कर रही है। तो क्या महाराष्ट्र में कामयाबी मिल जाएगी प्रकाश मुता जी?
क्योंकि एनसीपी के दूसरे बड़े नेता अब सलाखों के पीछे चले जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कानून कानून का काम करेगा और एक चीज़ ज़रूर है, गुनहगार जो भी होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसके पक्ष में है। लेकिन इस डेमोक्रेसी के अंदर इस प्रकार से कोई एक्शन नहीं होती है और नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी अगर जीवित नहीं होगी तो हमारा जो संविधान है, वो संविधान ने जो अधिकार दिया, ये जो हमला है वो संविधान के ऊपर है। और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो या 5 राज्यों का चुनाव हो, उसको देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ईडी और ये संस्था ये फाइनेंशियल इरेगुलेटरी के कारण काम करती है, सीबीआई क्रिमिनल केसेस के बारे में काम करती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो 1999 के समय में उनके ऊपर अनेक केस थे और वो केस का क्या हो गया आज? ईयर ऑन रिकॉर्ड है। ये वॉचडॉग इलेक्शन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और 2007 के अंदर गोरखपुर के अंदर उनके ऊपर एचएम का है और आईपीसी 147 के ऊपर उनके अंदर केसेस चल रहा है, उनके ऊपर हत्या का मामला भी है। और उनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी की आप बात करें तो उनके ऊपर हत्या का मामला है और अनेक प्रकार की केसेस हैं। नंद गोपाल गुप्ता की बात, उनके ऊपर अनेक प्रकार के केस हैं। सिर्फ डकैती के केस नहीं, हत्या के केस भी नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े पैसों की फेरा फेरी का भी इनके ऊपर केसेस हैं। और मोदी कैबिनेट की बात करो तो 42 लोगों के ऊपर, 42 लोगों के ऊपर मोदी साहब के कैबिनेट में हत्या का मामला, पैसा का मामला और ये लिस्ट है। 42% लोगों के ऊपर केसेस है। उसका क्या उसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं होगी? क्या उसके लिए और कुछ नहीं होगा? जब भी इलेक्शन आया है तो हमने एक देखा है, चाहे वो राजस्थान का इलेक्शन हो, चाहे मध्य प्रदेश का इलेक्शन हो, चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, चाहे कर्नाटक का इलेक्शन हो, जब भी हुआ है इस प्रकार की ममता जी के ऊपर भी ईडी की रेड हुई है, उनके परिवारजनों के ऊपर। अखिलेश जी का अभी इलेक्शन था, उनके दोस्तों के ऊपर भी रेड हुई। राजस्थान में जब इलेक्शन था अशोक गहलोत जी के ऊपर भी रेड हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री के भतीजे को अभी अरेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र में शरद पवार जी को नोटिस दे दी गई। तो इस प्रकार से जो ईडी का उपयोग दुरुपयोग करना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इस ढंग से नहीं होना चाहिए। कायदा सबके लिए होता है ना, सिर्फ विरोधी पक्ष के लिए नहीं होता है। जो और लोग हैं और ये लिस्ट है और ये लिस्ट नेट पे है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? इनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? क्या होम मिनिस्टर सेंट्रल के उनको नहीं दिखता है? अरे सेंट्रल के होम मिनिस्टर के अजय मिश्रा जी को देख लीजिए ना, उनके ऊपर, उनके अनुराग मिश्रा के ऊपर देख लीजिए ना। साइन बाग के अंदर जब हमारी लेडीज वहां अच्छे से पढ़ी लिखी औरतें, घरेलू औरतें सत्याग्रह कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, तो वो कौन व्यक्ति था? इन सालों को गोली मार, इन हरामजादों को गोली मारो सालों को, ये किसने कहा था? प्रश्न मेरा ऐसा नहीं है, प्रश्न हमारा ऐसा है कि सबके ऊपर होना चाहिए, जो भी गुनहगार है उनको सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो नवाब मलिक पे जो कार्रवाई हुई है वो सही है क्या गलत है? प्रकाश गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि विरोधी दलों के नेताओं पर ही कार्रवाई होती है, लेकिन जो सरकार में दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। तो हम आपसे सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, अगर जो कार्रवाई की गई है नवाब मलिक के खिलाफ तो वो सही है या गलत है, या बदले की भावना से की गई है? प्रकाश गुप्ता जी, नवाब मलिक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो सही या गलत तो बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन ये मैंने आपसे पहले ही कह गया कि इस प्रकार की कार्रवाई विरोधी पक्ष के नेताओं के ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं? जो सत्ता में बैठे हैं, जब भाजपा की सरकार है उनके ऊपर होती है। यहाँ विरोधी पक्ष का नेता मेरा कांग्रेस और महाराष्ट्र की सरकार से, क्योंकि सेंट्रल में वो बैठे हैं और यहाँ हम वहाँ विरोधी में उनसे है। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान साहब की बात लीजिए, कितना बड़ा उनके ऊपर वापन घोटाले का बात हुआ है। वहाँ के यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात ले लीजिए, और इनके 42 लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
जी। ये सही या गलत, आज उनको अरेस्ट किया है और आज ही हम उसको सही बोल दे, गलत वो बोल दे, ये तो गलत बात होगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, प्रकाश मुद्दा जी, आप लोगों के बड़े बड़े नेता अशोक चौहान से लेकर सुप्रिया सुले सब इसे धमकी देकर बदले की कार्रवाई बता रहे, तो आप लोगों के नेता ही तो सवाल उठा रहे साहब ईडी की कार्रवाई पर। कितने नेताओं का बयान सुनाओ सर, सुबह से बयान आ रहे हैं, इसे गलत कार्रवाई बता रहे। हम भी तो बोल रहे हैं ना कि ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बदले की कार्रवाई है। क्योंकि ईडी का देखो कि जो चीफ जस्टिस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के रमन्ना ने, उन्होंने भी ईडी की कार्रवाई इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, कायदे का गैर उपयोग हो रहा है और ये छोटी छोटी बातों पे लोगों को जेल में नहीं डालना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा है और उन्होंने फटकार भी लगाई है। संजय जी, नहीं, ईडी का काम है कि कायदा 1999 फेरा के अंदर काम करना, मनी लॉन्ड्रिंग का 202 के PMLA के अंदर काम करना, और इसलिए तो इस प्रकार की कार्रवाई होती है। इसलिए सीबीआई के ऊपर जितने भी विरोधी पक्ष के राज्य थे, उन्होंने अपने राज्य में सीबीआई डायरेक्ट किसी प्रकार की एक्शन नहीं लो, कैबिनेट में ठहराव किया है और उन्होंने बैंड लगाया, लेकिन ये ईडी और एनआईए के अंदर नहीं कर सकती है। इसलिए ये सरकार सीबीआई को पीछे रख के इनको आगे कर रही है। हमने महाराष्ट्र का एक आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, सुशांत सिंह का। जब महाराष्ट्र सरकार यहाँ इंक्वायरी कर रही थी, महाराष्ट्र की पुलिस इंक्वायरी कर रही थी और इनको जानबूझ के सीबीआई को देना था, इसलिए उन्होंने बिहार के अंदर कंप्लेंट करवाई और बिहार की गवर्नमेंट ने उनको सीबीआई में दिया। अरे भाई, बिहार की पुलिस क्यों नहीं काम कर रही थी? तो जी, इस प्रकार जी। से जो हो रहा है वो गलत है, इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और अभी मोदी सरकार के अगर आप मंत्रियों की अगर लिस्ट लो तो कम से कम 42 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर धोखाधड़ी, हत्या, लूटमार और फेर का इनके ऊपर है। ये लिस्ट है और ये नेट पे है। मैं जी, जवाब ले लेते। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, क्या उनके ऊपर आप कार्रवाई करोगे? जी, जवाब ले लेते प्रकाश जी, जवाब ले लेते सर जी, जवाब ले लेते। कुलदीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए। कुलदीप तिवारी जी, अगला नंबर किसका होगा महाविकास आघाड़ी सरकार में? किस नेता का अगला नंबर होगा? नवाब मलिक तो गिरफ्तार हो चुके हैं, अब किस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? कुलदीप तिवारी जी जवाब दीजिए, अगला नंबर किसका हो सकता है? का नाम लेंगे, जिसको बताएंगे उसकी तरफ ईडी आ जाएगी। जी, सोमैया है, नारायण राणे हैं, जो ईडी के डायरेक्टर हैं, जो लोग ईडी को चला रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा उनकी तरफ ईडी आ जाएगी। अगला नंबर उसी का रहेगा। जी, आप किस तरह देखते हैं गिरफ्तारी को? नवाब मलिक को शिवसेना के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि मैं बड़े बड़े अधिकारियों को एक्सपोज करने वाला हूं ईडी के, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कुलदीप तिवारी जी, देखिए राजेश जी, एक बात तो सही है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को सरकार को गिराने के लिए केंद्र सरकार राज्यपाल से लेकर के ईडी और तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के नेताओं के पीछे किस तरीके से लगाया है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है और पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश की जनता को पता है। तो इनके मंसूबे सफल हो जाएंगे कुलदीप तिवारी जी? 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ बड़ा बदलाव होगा महाराष्ट्र में। चंद्रकांत पाटिल ने बयान दिया था कुछ दिन पहले, और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था नवाब मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वानखेड़े का मैटर चल रहा था कि मैं दिवाली के बाद फटाखा फोड़ूंगा, और नवाब मलिक ने उसे लवंगी समझ लिया। आज फटाखा फूटा है साहब, बड़ा वाला। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश, तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से वहां की सरकार गिराई है, ईडी के दबाव में या तमाम अपने हथकंडों को अपना करके, वो सारे हथकंडा ये लोग महाराष्ट्र में भी अपना रहे हैं, अपनाना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी तक इनको सफलता नहीं मिली है, लेकिन ये लोग भी अपना जिद नहीं छोड़े हैं। एक तो तुम लोग सरकार गिराओ, और नहीं तो हम सारे लोगों को ईडी के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से कार्रवाई में हम आपको लपेटेंगे।
दो मिनिस्टर अंदर जा चुके हैं, लेकिन- दो मिनिस्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। कुलदीप तिवारी जी महाविकास आघाड़ी ठीक है सरकार ना। के गृह मंत्री जेल में है इस समय। 170 का बहुमत है। अगर 2 जन उसमें से निकाल भी दे तो 168 अभी भी है। ये अपना चाल चलते रहे, देश की जनता इनको अच्छी तरीके से देख रही है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। राजेश जी, नसीब आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि ईडी के पास अधिकार नहीं है, अन्यथा ये तो जिसको पकड़ रहे तुरंत फांसी भी दे देते। ये तो उनके पास अधिकार नहीं है। अब जो उनके पास अधिकार है उसमें जितना वो बेचारे कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए, उतना वो कर रहे हैं। उनको करने दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। वो कर रहे हैं बेचारे, अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन इसके आगे जाकर के ईडी क्या करेगी? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन की कस्टडी लेगी। संजय राउत से बाद में लेकर नवाब मामला मलिक न्यायालय- तक कुलदीप तिवारी जी 2024 का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। क्या करेंगे 2024 में? सुन लीजिए, न्यायालय में ये मामला चला जाएगा, उसके बाद तो फिर से ईडी कुछ नहीं कर पाएगी ना। न्यायालय देखेगा, अगर नवाब मलिक जी सचमुच में गलत होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, न्यायालय उनको दंड देगा। तो अनिल लेकिन देशमुख अगर के वो खिलाफ निर्दोष कार्रवाई हो गए सही तो थी, तो अनिल देशमुख को तो कोर्ट ने जेल भेजा है साहब। मैं क्या आपको बोल रहा हूं, जिस तरीके से सेक्शन लगाया जाता है उस हिसाब से जमानत में अड़चन आती है। आज भी वो सस्पेंस है, वो मुलजिम हैं, लेकिन उनके ऊपर या किसी के ऊपर अभी तक ईडी ने कानूनन जो न्यायालय है उन्होंने ये सिद्ध नहीं किया है कि ये दोषी हैं। और तो जब बाहर क्यों नहीं न्यायालय आए अब सिद्ध नहीं तक? करता, बाहर क्यों नहीं आ पाए कुलदीप तिवारी जी? देखिए, उनको इस तरीके से उनके ऊपर तमाम सारे सेक्शन लगाए गए हैं कि इतनी जल्दी से बाहर ना आए। और इन आ जाएंगे बाहर, वो बहुत दिन नहीं जाएगा, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है। कानूनी दांव पेच है, इंतजार तो करना पड़ेगा ना, बिना इंतजार का तो नहीं हो सकता है। अदालती मामला है। जी जी, कोई जवाब ले 2 लेते साल में बाहर आता है, कोई साल भर में बाहर आता है, और कोई 1 दिन में भी बाहर आ जाता है। जी। अभी नारायण राणे का लड़का नितेश राणे ने सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उनको शरण आना पड़ा, उसके बाद उनको जमानत मिली। जी तो ऐसे होएगा और क्या है। जी, जवाब ले लेते। रामकुमार पाल जी, प्रकाश मुताजी ने जिस तरह सवाल उठाया, 42% मोदी सरकार में जो मंत्री है उन पर कई तरह के केस है, लेकिन ईडी उन पर कार्रवाई नहीं करती है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। हाँ, अगर नवाब मलिक ने कुछ गलत किया होगा तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए कानून के तहत, जो कानून अपना काम करेगा। लेकिन ये महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता यह आरोप लगाते हैं कि ईडी सिर्फ वन साइडेड कार्रवाई कर रही है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या महाराष्ट्र सरकार को गिराने में कामयाब हो जाएगी केंद्र सरकार? जो केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं बीजेपी, ये महाविकास आघाड़ी के नेता, कि सरकार को गिराने के लिए शाम दाम दंड भेद की पॉलिसी अपना रही है केंद्र सरकार, और इसमें जो 10 मार्च को जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके बाद कुछ बड़ा भूकंप आ सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में। तो यही शुरुआत हो चुकी है क्या रामकुमार पाल जी? जो देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली के पहले कहा था मैं बम फोड़ूंगा बहुत बड़ा दिवाली के बाद, तो बम फूट चुका है क्या रामकुमार पाल जी? देखिए, मैं आपको जो लॉजिक है वो रखना चाहता हूँ। उन्होंने जो 3 एकड़ जमीन खरीदी है 30 लाख में खरीदी है, और जमीन वेकेंट है, और वो जमीन के आसपास में 20 लाख में झोपड़े बिकते हैं। उस जमीन का रेडी रेकनर का ये रेट है 36,000 रुपया मीटर। जो रेडी रेकनर बनता है वो हर सरकारों में बहुत पहले से बना हुआ है, और हर साल 20% उसका बढ़ता रहता है रेट। तो उस तरह से हम लोग आज एक फ्लैट खरीदते हैं तो लाखों रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगती है भैया। 1.25 करोड़ के फ्लैट में 5% स्टैंप ड्यूटी 6% लगती है। तो उस तरीके से उसमें उस ईडी को फाइनेंशियल नजर आया है। और कोई भी चीज लॉजिक होती है, बिना लॉजिक के नहीं होती है, और ये लॉजिक रखा जाएगा। गुप्ता जी बहुत समझदार आदमी है, लेकिन उन्होंने जो 42% भाजपा के नेताओं को दागी बताया, तो क्या इसके पहले सारे के सारे लोग बिना दागी लोग आज तक 70 साल पर रहे क्या? और फिर जनता चुन के देती है, चाहे ये हो चाहे हम हो,
चुन के जनता देती है ना। जब इनकी बारी आती है तो चुने हुए प्रतिनिधि कहते हैं। जब अभी अभी परसों ही आप ही के चैनल पे और आप ही थे, हर्ष की जब हत्या की बात चल रही थी, तो यही प्रवक्ता लोग कह रहे थे कि जांच होने दो, जांच होने दो, जांच होने दो। तो जांच तो होने दो, जांच के बाद आप सवाल उठाओ। अपनी बारी आएगी तो जांच होने दो, दूसरे की बारी आएगी तो बिना जांच के कह दिया। अरे भाई कोर्ट में है, अगर वो बेदाग होंगे, कुछ नहीं होगा तो शाम तक या कुछ घंटों में बेल हो जाएगी। और उनके अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े वकील हैं, और अब अभी हमारे यहाँ एनसीपी के भी बहुत बड़े वकील बैठे हैं, ये भी अच्छे, इनके पास भी 20 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम वकालत का। तो कोई लॉजिक, कोई कुछ भी आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट को कोई नहीं खरीदा, कोर्ट किसी की नहीं है। जी जवाब ले। और दागी विषय आज से नहीं, दागी विषय पहले से चला आ रहा है, इसको और हर बार चुनाव का लाभ लिया जाता है। इसी तरह आज हमको राम मंदिर के लिए चुनाव के लाभ के कारण 500 साल तक वेट करना पड़ा। तो ये सारी पार्टियों से अनुरोध हो, एक चुनाव आज करोड़ों रुपया खर्च होता है। महाराष्ट्र का खाली चुनाव होवे विधायकी का तो 2200 करोड़ रुपया खर्च करती है कलेक्टर, जी जो नॉन ऑडिट फंड होता है। जी जवाब ले लेते राम। तो इस तरह से आप हम सब मिलकर देश का कुछ पैसा बचाना चाहिए, और देश की बात को एक चुनाव करो ना, तो ये चुनाव की राजनीति तो खत्म हो, किसी तरह से देश को पटरी पे लाने का, देश का 2 रुपया बचे, इस तरह की जिरह, इस तरह का प्रयास हर पार्टी को करना चाहिए और हमें भी करना चाहिए। जी जी राम। हमारे साथ इंद्रपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, एनसीपी के नेता है और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का केस भी लड़ रहे हैं। हम इंद्रपाल सिंह जी से जानना चाहेंगे, साहब अब तक अनिल देशमुख तो बाहर निकल नहीं पाए, पर और एक नेता जरूर गिरफ्तार हो चुके हैं एनसीपी के। तो 2 मिनिस्टर एनसीपी के गिरफ्तार हो चुके पीएमएलए एक्ट के तहत। क्या कहेंगे इंद्रपाल सिंह जी, नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं सर, कहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो नवाब मलिक साहब की गिरफ्तारी हुई है वो असंवैधानिक है और इलीगल है और ग्राउंड एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का भयंकर दुरुपयोग है। क्योंकि कोई भी कैबिनेट मंत्री को अगर आपको अरेस्ट करना है उसके लिए एक प्रोसीजर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी अगर आप ये ईडी में पीएमएलए एक्ट जो है, तो पीएमएलए एक्ट के अंदर पहले नोटिस दी जाती है और वो नोटिस नवाब भाई को एक नोटिस नहीं दी गई। फिर वो नोटिस में एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम होता है कि आप किस दिन आइए, एक दिन बाद 24 घंटे बाद एक टाइम दिया जाता है कि इस दिन आप आइए, अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए। ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन का वक्त नहीं दिया गया, ना ही ईडी ने अपना कोई प्रोविजन पूरा किया। पीएमएलए एक्ट में बाकायदा है, ये संविधान में है, पीएमएलए एक्ट में है, क्योंकि ये इंडियन पिनल कोड से अलग है। जो ईडी ऑफिसर होता है वो पुलिस ऑफिसर नहीं होता है। पुलिस ऑफिसर जाकर घर से आरोपी उठा सकता है, पकड़ सकता है, ला सकता है, लेकिन ईडी में कभी ऐसा होता नहीं है। मैं कई सालों से ईडी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2012 के मैं आपको बता दूं, ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि संविधान को ताक में रख दिया, पीएमएलए एक्ट जो स्पेशल एक्ट बनाया उसको उठा के ताक में रख दिया। ये पूरा सेंटर के जो म्यूजिक वहां से बज रहा है उस पर ईडी के ऑफिसर डांस कर रहे हैं। और इतनी बड़ी हिमाकत है कि अगर एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि मैं नवाब मलिक के खिलाफ जितना भी होगी, इतनी भी नवाब मलिक साहब के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की है, अभी ऐसे लगता है कि नाउ ही इज ट्रांसफरिंग इट इनटू एक्शन। जो उन्होंने धमकियां दी थी उसको परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये ईडी को देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं, ईडी कोई डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर नहीं चला रहा है। अगर ईडी कानून से चलती तो पहले नोटिस देना अनिवार्य है, और ये अभी हाईकोर्ट में बाकायदा चैलेंज किया जाएगा। और नोटिस देने के बाद में सेक्शन 50 में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि एक सिविल जज के अधिकार होते हैं ईडी ऑफिसर को, उसके सामने स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट में जब उसको कुछ मटेरियल मिलता है कि मेरे पास इतना सारा मटेरियल है, आपके खिलाफ बहुत कुछ मैंने जमा किया है और आपके खिलाफ मेरे पास इतना मटेरियल है, तो वो सेक्शन कोर्ट में बोलता है कि मेरे पास इतना मटेरियल है कि मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूं।
और सेक्शन 19 अरेस्ट की पावर होती है उसको 19 में। तो यहाँ तो सुबह घर गए, उनको उठाया, लाके पुलिस की भूमिका, मैं अभी भी कहता हूँ, ईडी पुलिस नहीं होती, पुलिस ऑफिसर इंडियन पिनल कोड में होता है, ईडी ऑफिसर पीएमएल एक्ट में होता है, तो अलग अलग एक्ट है, ये स्पेशल एक्ट है। इसमें एक मंत्री के साथ में ऐसी बदसलूकी करना बहुत बड़े गुनाह है, ये क्राइम किया ईडी ऑफिसर ने और उसको मुआवजा भरना पड़ेगा और हम लोग उसके लिए प्रोसीड करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि एक 4-5 घंटे की उनको बुलाकर जो उनका बयान दर्ज किया गया, उस बयान में ऑफिसर को कौन सा मटेरियल मिल गया, क्योंकि यहाँ अभी आप देखेंगे कि कई लोगों की नारायण राणे देख लीजिए, कई सालों से जांच पड़ी है, सम्मन आ गए, सम्मन चला गया, बीजेपी में गए तो वो वॉशिंग मशीन है, धो दिया राणे को, साफ हो गया राणे वहां से, गंदा है, डुबकी लगाया तो निकल गया बाहर। तो ऐसे कई एग्जाम्पल, मैं तो एक नारायण राणे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको कितने एग्जाम्पल बताऊंगा जिनको ईडी घबराहट से लेते और गंगा स्नान करा के बाहर निकाल देते ये लोग। तो अभी ये जो काम बीजेपी सरकार कर रही है 2024 के बाद में, ये भूले नहीं कि इस तरह से इनके ऊपर भी यही एक्शन हुए। आज मैं ये बोलता हूँ, एक पार्टी के नेता होने के नाम, अगर बोल रहे लोग, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक्शन 2024 तक इनको जितना बदला देना है, ये बदलेंगे, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और ये कोई भी एक्ट के हिसाब से नहीं है। संविधान को ताक पे रख दिया गया है, भारत में संविधान खतरे में है, एक आम आदमी खतरे के अंदर है। अगर एक मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर को अगर आप घर से उठाते हैं और कोई नियम पालते नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सेक्शन 50 का कंप्लायंस नहीं, कोई सेक्शन 3, 4, 19 का कंप्लायंस नहीं, आपके पास में कोई मटेरियल नहीं और आप उठा के उसको अंदर करते हैं, तो पब्लिसिटी वेंडेटा के लिए और पॉलिटिकली आपको देवेंद्र फडणवीस जी जो है उनकी परिस्थिति एक सागर से निकाली हुई मछली की तरह है। वो अभी सत्ता से बाहर है तो मछली की तरह तड़प रहे हैं, रोज मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं कि मैं कब सत्ता में आऊंगा, लेकिन इस तरह से मंत्रियों को अंदर डालने के कारण सत्ता में नहीं आएंगे वो, जी ये भूल गए वो। जी इंद्रपाल सिंह जी आपके बातों का जवाब ले लेते सर। हमारे साथ बीजेपी के तरफ से भी लॉयर जुड़े हुए ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, वो भी सर कानून के जानकार है, जैसे आप भी वकालत के पेशा से जुड़े हुए, ज्ञानमूर्ति शर्मा जी भी वकील है। तो सर, जो इंद्रपाल सिंह जी आरोप लगा रहे हैं संविधान खतरे में है देश का, ईडी को देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं और नवाब मलिक की गिरफ्तारी इलीगल है। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, इंद्रपाल सिंह जी का आरोपों का जवाब दीजिए। ज्ञानमूर्ति जी की आवाज शुरू करिए। ज्ञानमूर्ति जी की आवाज। राजेश जी, इंद्रपाल सिंह जी मेरे से सीनियर वकील हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बातें बताई है ना, मुझे इंद्रपाल जी को कहना है कि आप यही सबमिशन कोर्ट में करिए, आपका बेल एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा साहब, क्योंकि आपको भी पता है किसी का बेल लेना होता है या किसी को जमानत पे छुड़ानी है तो आपको लॉ ऑफ फैक्ट्स पे आर्ग्यूमेंट करना होता है कि क्या कोर्ट में क्या जांच एजेंसी ने इलीगलिटी की बातें नहीं की। अब आप इतनी सारी बातें बता दियो कि नोटिस देना जरूरी था, कैसे गलत कर दिया, क्यों ऐसा हो गया, कायदे में ये प्रावधान है, कायदा में वो प्रावधान है। साहब ये बताइए, यदि कोई व्यक्ति देश छोड़ करके भाग जाने की स्थिति में हो तो क्या उसे एजेंसी तुरंत का तुरंत अरेस्ट नहीं कर सकती? उसके लिए भी नोटिस का इंतजार करेंगे? आप उसको नोटिस दोगे, फिर बाद उसको 4 महीना घूमने का चांस दोगे? आप जाइए, आप कोर्ट में कल आर्ग्यूमेंट करिएगा कि बिना नोटिस का हमको अरेस्ट किया, आप हमको छोड़ दीजिए। और संविधान के अंदर अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया, रीट फाइल कर सकते हैं आप डायरेक्ट हाईकोर्ट चले जाइए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाइए साहब, और आप बता किया गया है। आप ये हमको पैनल पे बता रहे हो, आप चैनल पे बता रहे हो साहब, ये बातें लोगों को गुमराह करने जैसी है जी। कोर्ट में आप भी जाए, वकील अपने रखते हैं, गुमराह करते हैं, कोर्ट को वही बातें एक्सेप्टेड होती है जो लॉ ऑफ फैक्ट्स पे होती है जी। जवाब ले। और जहां तक मैं जी बोलिए सर, बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। जी ज्ञानमूर्ति जी, कंप्लीट करिए अपनी बात। नहीं, मेरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब ये करो दूसरा करो,
जी ज्ञानमूर्ति शर्मा जी की ज्ञानमूर्ति शर्मा जी क्या जवाब दीजिए इंद्रपाल सिंह जी। जी एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, ईडी ने मलिक की 24 दिनों की कस्टडी मांगी है। जी यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। थोड़ी देर में नवाब मलिक मामले में फैसला आएगा। 8 घंटों की पूछताछ के बाद आज ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया था। जी 24 दिनों की कस्टडी मांगी है ईडी ने नवाब मलिक की। अब ईडी ने मलिक की 24 दिनों की कस्टडी मांगी है। थोड़ी देर में नवाब मलिक पर कोई बड़ा फैसला आने की संभावना है। 8 घंटों की पूछताछ के बाद आज ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईडी नवाब मलिक की 24 दिनों की कस्टडी मांग रहा है। थोड़ी देर में नवाब मलिक मामले में कोई बड़ा निर्णय आएगा। आज 8 घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया था। जी डिबेट पर लौटते हैं, ज्ञानमूर्ति शर्मा जी कंप्लीट करिए, फिर हम इंद्रपाल सिंह जी से आपके बातों का जवाब लेंगे। नहीं देखिए, कोर्ट में अभी ईडी ने अपने अधिकार क्षेत्र में आई हुई बातों को कोर्ट के सामने रखा है और किन कारणों से उनको अरेस्ट किया है ये तो कोर्ट ने अपने जांच एजेंसी ने अपने रिमांड एप्लीकेशन में रखा होगा। मुझे लगता है इंद्रपाल सिंह जी उनके रिमांड में गए होंगे और अटेंड किए होंगे, उनको पता हुआ होगा, या कोई और वकील गए होंगे तो अपनी बातें रखेंगे। कोर्ट को जैसा लगेगा कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। अभी कल जब हम लोग दूसरे मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे थे, राम कुमार पाल जी ने सही बात कहा कि जब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई बातें होती हैं तो आप लोग कहते हो कि मतलब ये अन्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जब खुद से जुड़ी हुई बातें होती है तब कहते हो अन्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। तो भाई न्याय, आपको तो न्याय व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है। जी जवाब ले लेते, इंद्रपाल सिंह जी जवाब दीजिए। इंद्रपाल सिंह जी ज्ञानमूर्ति जी की बातों का जवाब दीजिए सर। मैं दे रहा हूँ कि पहले तो सबसे पहले बताऊं कि डिमांड कभी 24 दिन की नहीं होती, 14 दिन के ऊपर की डिमांड नहीं होती है। शायद 24 घंटे की डिमांड मांगते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ कंप्लायंस नहीं किया, इससे 24 घंटा कंप्लायंस के लिए मांगा होगा। क्योंकि आज मैं दूसरे मैटर में था तो मैं वहां जा नहीं पाया, और दूसरे बड़े मैटर में से मैं अभी आया हूँ तो मैं जा नहीं पाया हूँ, मुझे पता नहीं है। लेकिन 24 दिन की डिमांड नहीं होती, डिमांड 14 दिन से ऊपर होती ही नहीं है। तो पहले वो आपके न्यूज चैनल पे दुरुस्तीकरण दीजिए, 14 दिन से ऊपर डिमांड नहीं होती है, और हो सकता है 24 घंटे की मांगी हो। दूसरा, बीजेपी सरकार में एक ही एजेंडा है, और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में एक ही एजेंडा है, किसी तरह से सरकार को गिराया जाए। कभी मुझे वकालत से फुर्सत जब मिलती है, चैनल लगा हूं, तो ये लोग इस तरह से लड़ते हुए नजर आते हैं। अभी कुछ बचा ही नहीं। दोनों तरफ के नेता एक दूसरे के ऊपर इतने इल्जाम लगाते हैं कि दुनिया इनसे कंटाल गई। एक आम नागरिक को इनसे कुछ लेना देना नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस सत्ता के बाहर है, कोई मतलब नहीं है किसी को। जो काम कर रहे हैं उसको काम करने दो, विकास हो रहा है और विकास दिख रहा है, हर जगह विकास दिख रहा है। आपने उनके राज्य में बिल्डर का क्या हाल था, 150 बिल्डर जेल के अंदर थे। आज बिल्डर लोग अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, इसका प्रोजेक्ट 4 साल से रुके पड़े थे। आज हमने हाउसिंग के अंदर इतना ज्यादा संशोधन लाया है और हाउसिंग स्कीम इतनी अच्छी की है, और सीसी को हम एक टाइम सीसी दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। इतने हमारे पास में काम है विकास के, हम अपने कामों से जाएंगे आगे। आप रोज हमारे पीछे बड़े, इसको डाल देंगे अंदर, उसको डाल देंगे अंदर, अगला नंबर इसका, पिछला नंबर उसका। अरे आप भी जाओगे अंदर, आपके कम कर्म कांड है क्या? हाँ, आपके दूध के धुले हुए क्या? इनके घर पिछले के होते हैं, दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। जी जवाब ले। प्रकाश बुता जी 2024 का इंतजार करने की बात कह रहा है विपक्ष। सिर्फ 2024 आने दीजिए। क्या 2024 के बाद सत्ता परिवर्तन होगा देश में, और आप लोग अब बीजेपी के नेताओं को 2024 का डर दिखा रहे हैं? अरे भाई, आप विपक्ष मीन्स किसको बोल रहे हैं? सेंट्रल के विपक्ष को बोल रहे हैं या स्टेट का? सेंटर के विपक्ष को साहब। कौन? जैसे संजय राउत जी, नवाब मलिक खुद कह रहे हैं 2024 आने दीजिए। प्रकाश जी, पहले तो ये 5 राज्यों का चुनाव का इंतजार करिए, उस बता देंगे। 2024 बहुत दूर है, बरोबर। और दोनों वकील महोदय बैठे हैं, एडवोकेट महोदय बैठे हैं, उनकी भाषा जो एक्ट और एक्ट के नंबर और सेक्शन बताते हैं हम कम समझते हैं। और हाई कोर्ट से जामीन मिलना, जामीन नहीं मिलना, और ऐसा करिए, वो तो बात की बात है। लेकिन एक चीज आप बता देना चाहता हूं कि ईडी और इसकी जो एजेंसियां हैं, उसके जो मालिक है या उस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, वो अमित शाह जी है। और अमित शाह जी का नेक इरादा नहीं है। नेक इरादा इसलिए नहीं है कि ईडी का
ऑफिसर अपॉइंट होता है सिर्फ 2 साल के लिए होता है। उन्होंने अध्यादेश लाके अपॉइंटमेंट 5 साल का कर दिया है, और 5 साल का इसलिए किया कि वो मन पसंदा उनके विश्वास का अधिकारी सर्विस से बाहर नहीं जाए, वो 5 साल तक ईडी का काम करेगा और वो उनके इशारों बचेगा। इस प्रकार का उन्होंने अध्यादेश लाया है। दोनों वकील महोदय इधर उपस्थित है, भाजपा के रामपाल जी वगैरह भी उपस्थित है। कृपया इसकी आप मालूमात ले लीजिए। अगर आपका इरादा सही नहीं था तो ऐसा क्यों किया? प्रकाश जी, ज्ञानमूर्ति जी कुछ आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं। सर सुन लीजिए जवाब, फिर आप जवाब दीजिए, काउंटर करिए। क्या बोलना चाहते हैं ज्ञानमूर्ति शर्मा जी प्रकाश जी की बातों पर? मैं प्रकाश जी को यह पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी तब इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को पोपट बना के रखा है कांग्रेस की सरकार ने। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे प्रकाश जी? बोलिए प्रकाश जी। आप तो आज की तारीख में आप जी बोलिए प्रकाश जी की आवाज। तो यही था ना, ये क्या कांग्रेस ने वो किया, अरे भाई ठीक है जनता को पसंद है हम आउट हो गया, क्या हमने गलतियां की वो आप करोगे? मैं आपसे हाँ तो हमें भी काम करने दीजिए, जांच एजेंसियों पे विश्वास रखिए। गलतियां की थी वो आप भी करो, ये आपको अधिकार किसने? आप हमें भी काम करने दीजिए। जो देश के गद्दार हैं और जिन्होंने गुनाह किया है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग में उन्होंने गुनाह किया हो, चाहे आतंकवादी गतिविधियों में रहा हो, उन्हें दीजिए। आप क्यों आरोप लगा रहे हो कि होम मिनिस्टर के अंदर में मनमानी गुनहगार को सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर मोदी सरकार के तो गुनहगार को सजा होने के लिए कोई भी केस में पहले जांच होती है, चार्जशीट फाइल होती है, मैटर कोर्ट में चलता है। कहां से आया? आपका बस चले, जैसे कुलदीप जी कर रहे थे, कि ईडी को अधिकार नहीं तो ये फांसी पर चढ़ा देते। बात सही कहा आपने कुलदीप जी, आपने भी बात सही कहा था कि यदि शिवसेना को अधिकार होता तो किरीट सोमैया की अब तक हत्या करवा दिए होते आप लोग। जी ज्ञानमूर्ति शर्मा जी सुन लेते हैं प्रकाश मुद्दा जी क्या कहना चाह रहे। बोलिए प्रकाश जी। मेरी बात तो रखने दीजिए ना, वो बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। मैं जी बोलिए सर, मैंने इसीलिए रोका, आप बोलिए सर। ठीक है, राहुत क्या बोल रहे हैं? किरीट सोमैया की इंक्वायरी मांग रहे हैं, ईडी से मांग रहे हैं, ईडी से उन्होंने पेपर दिया। तो क्या ईडी गूंगी और बहरी है? उसका कानी है जो एक ही आंख से सबको देखती है? अरे भाई दोनों आंख से देखो, अगर कोई और पक्ष का भी और भाजपा का भी है और को भी है, कानून होता है, कानून सबके लिए एक होता है। तो क्या उनको राहुत बार बार उनको पेपर दिए हैं और वो चैलेंज किए कि हम इतना लाख कार्यकर्ता जाके उधर खड़े रहेंगे ईडी के सामने अगर काम नहीं किया तो क्यों नहीं उनकी भी इंक्वायरी कर दें? उनको 169 दे दीजिए। वकील साहब अच्छी भाषा समझते हैं, 169 क्या होता है, बी फाइनल दे दीजिए, क फाइनल दे दीजिएगा अगर उसके पास नहीं हो तो क्या एक ही आदमी के लिए ईडी लगता है और के लिए ईडी नहीं लगता है? एक बात। दूसरा, मोदी सरकार के मंत्री 90% करोड़पति और अरबपति हो गए। ये उनका वॉचडॉग इलेक्शन कह रहा है, और इसके पहले वो गरीब थे। तो पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा आया उसका भी हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इंक्वायरी तो उनकी भी करवा लीजिए ना कि इतना पैसा कहां से आया। और आप बोलते हो सीबीआई ने वो बोला था, कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई तोता है। मान्य, कोर्ट ने बोला था, हम कोर्ट की बात को नकारते नहीं है, लेकिन अभी चीफ जस्टिस रमन्ना ने क्या बोला है? अभी की बात हो कि ईडी दुरुपयोग कर रही है, निर्दोष लोगों को अरेस्ट कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, विनोद दुआ का। उसको राष्ट्रद्रोह के कानून के अंदर अरेस्ट कर दिया गया, उसको चार्जशीट फाइल नहीं की, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने जामीन दी, और जामीन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्दोष छोड़ा, और बाद में उनको हार्ट अटैक के आपकी मृत्यु हो गई। ये क्या करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। दोनों वकील साहब बैठे हैं, किसी को भी साधारण केस के अंदर अरेस्ट कर दिया जाए और तब तक वो नहीं छूटेगा जब तक इनकी चार्जशीट होती नहीं है। चार्जशीट की पुलिस स्टेशन के अंदर 90 डेज की वैलिडिटी होती है। 90 डेज के अंदर पुलिस कभी भी चार्जशीट पुटअप करेगी, और वो 89 डेज करते हैं, ताकि अगर वो अपील भी करें कि हमको जामीन मिलनी चाहिए तो उनको जामीन नहीं मिलेगी। क्यों? कोर्ट यही कहता है कि हमारे पास चार्जशीट नहीं आई। तो ये ऐसे टेक्निकल देके रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। जी जवाब दीजिए ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, आप लोग इस तरह फंसा रहे, प्रकाश मुद्दा जी कहते हैं चार्जशीट दाखिल नहीं होती, इसके लिए 90 दिन तक कम से कम अंदर फंस जाते हैं कोई भी आरोपी।
सुन लीजिए प्रकाश जी जवाब, फिर आप जवाब दीजिए, काउंटर करने दीजिए ज्ञानमूर्ति शर्मा जी क्या कह रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात आपने किए थे। अरे आपका साथ शिवसेना ने छोड़ा, आपका साथ पंजाब की पार्टियों ने छोड़ा, आपका वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने छोड़ा। अरे भाई, तो कहीं तो आपने अविश्वास पैदा किया होगा और विकास किया। सिर्फ 2A का, हमारा राहुल जी कहते ना, अडानी और अंबानी का, जनता का क्या? अरे जी जवाब ले लेते प्रकाश जी। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी बोलिए, प्रकाश जी की बातों का जवाब दीजिए ज्ञानमूर्ति शर्मा जी। अब प्रकाश जी को आप चुप कराएंगे तो मैं उनको जवाब दे सकता हूं। बोलिए। प्रकाश जी जब भी दोनों बार डिबेट शुरुआत किए तो बहुत अच्छी शुरुआत किए कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, लोकतंत्र के हिसाब से काम करना चाहिए। जब जांच एजेंसियां काम करने लगी तो ये बोलते लोकतंत्र खतरे में आ गया है। हाँ, और अभी ये कह रहे थे कि हम 2 वकील यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग एक्ट जानते हैं, कायदा जानते हैं, सेक्शन जानते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, ऐसा खुद कह रहे थे। और अभी अंतिम आर्ग्यूमेंट में तो वो ऐसा बता रहे थे जैसे मानो न मानो ये सॉलिसिटर बन गए हैं कि ये सेक्शन 169 में क्या होता है, 89 डेज में चार्जशीट क्या फाइल होती है, कब आरोपी को नहीं छोड़ा जाता है, और बीजेपी ऐसा कर रहे हैं। भाई कानून जान लीजिएगा, उसके बाद में आप कानून की बातों पे भाष्य करिएगा, ये मेरा कहना है। और प्रकाश जी, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता करोड़पति हो गए हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2018 में पार्लियामेंट में कहा था कि जितने सांसद चुन के आए हैं 2014 में, सभी लोगों ने अपनी संपत्ति का जो है ब्यौरा देना चाहिए वेबसाइट पर। भारतीय जनता पार्टी के 70% सांसदों ने अपनी प्रॉपर्टी का ये ब्यौरा दिया। कांग्रेस के एक भी सांसद ने क्यों नहीं दिया? और दूसरी बात, आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी के 42% लोगों पे केस दर्ज है, तो आपके राहुल गांधी पे, आपकी सोनिया मम्मी जी पे और वाड्रा जी पे नेशनल हेराल्ड केस हो, चाहे राजस्थान की जमीन घोटाले का केस हो, क्या उनके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड नहीं है? पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, तब दूसरों पे उंगली उठाइएगा। और दूसरी बात, आप कहते हो कि संजय राउत जी ने इतने सारे सबूत दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भाई इंद्र प्रकाश सिंह जी जो वकील साहब बैठे हैं, उनको कानून मालूम है, आप उनके पास चले जाइए। यदि कोई जांच एजेंसी, चाहे ईडी हो चाहे पुलिस है, अगर आपके कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं कर रही तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप कोर्ट में जाकर के दरखास्त कर सकते हैं कि मेरे कंप्लेंट पे ये सुनवाई नहीं हो रही है, आप इनको ऑर्डर दो। 156(3) में आप ऑर्डर ले सकते हो, या हाईकोर्ट में जाकर के रिट फाइल करके आप ऑर्डर ले सकते हो। आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? जी इंद्रपाल सिंह जी जवाब दीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है साहब कि सत्ता पक्ष के जो केंद्र से जुड़े बीजेपी के नेता, उन पर कार्रवाई नहीं होती, तो आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है साहब। तो आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? किरीट सोमैया के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, संजय राउत सबूत पेश कर रहे हैं ईडी के सामने, ईडी फिर भी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो कोर्ट का ऑप्शन आपके लोगों के पास खुला हुआ है, फिर आप लोग कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे? इंद्रपाल जी बिल्कुल सही है। मैं सभी नेताओं को बोलना चाहूंगा कि सभी नेता जो मीडिया में पुरावे लेके पहुंचते हैं, और राणे साहब पुरावा लेके पहुंचते हैं, वो रेप उनके सामने हुआ था, अभी चल रहा है रेप का केस लड़ने का, ये विटनेस थे राणे साहब। हाँ, तो ऐसे स्टेटमेंट बीजेपी के नेता करते। हाँ, और सालियन मर्डर एंड रेप केस बोल रहे कि मैं विटनेस हूँ, उनका स्टेटमेंट है। अभी किरीट सोमैया रोज एक पुरावा देते। मैं पहले किरीट सोमैया से कहना चाहूंगा कि ये जो पुरावा मीडिया में देते हैं ना, ये पुरावा कोर्ट को देंगे और कोर्ट से ऑर्डर लें। हाईकोर्ट बैठा है वहां इंक्वायरी देने के लिए, और हाईकोर्ट में रिट फाइल करें, और जिस नेता के खिलाफ चाहिए आप इंक्वायरी लेने के लिए। मैं हर नेता के लिए बोल रहा हूँ ये बात कि जिस नेता को भी ये जो रोज मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ प्रूफ दे रहे हैं ना जी, तो मीडिया को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। मीडिया कोई कोर्ट नहीं है। और ये जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, मेन इश्यूज पर चर्चा ना हो पाए, दुनिया इसी में, जनता इसी में उलझी रहे। कौन भ्रष्ट है, कौन साहूकार है, दोनों सरकारें ये चाहती है कि इंद्रपाल सिंह। आज लोग इतना इन लोगों से प्यास गए हैं ना, एक तरफ देखो संजय राउत बोल रहे, दूसरी तरफ देखो फरवरी बोल रहे, तीसरी तरफ वो टोटला बोल रहा है, किरीट सोमैया जिनसे बोला भी नहीं जाता है, लेकिन वो बोल रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है, आदमी सही बोल भी नहीं पाता है, लेकिन रोज मीडिया में वो बोल रहा है, और उसकी बात तो आधी समझ में भी नहीं आती है। लेकिन ले लेके प्रूफ ले लेके, इतने प्रूफ तेरे पास है ट्रक भर भर के, तो वो प्रूफ लेके तोड़ जा। क्यों कोर्ट में नहीं आता प्रूफ लेके? तुमको कोर्ट का दरवाजा मालूम नहीं है क्या? क्या तुम्हारे पास वकील नहीं है? तुम्हारे पास में क्या तुम्हारे पास वकील एक पिटीशन नहीं फाइल करेंगे क्या? रोज मीडिया को लेकर इसके खिलाफ उसके खिलाफ, ये कहीं तो भी पब्लिक ने इन नेताओं के ऊपर
अभी बरसना चाहिए। और पूरा मैं तो कहूंगा एज एन एडवोकेट पूरे जनता ने इनका बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक दिखाना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ मटेरियल है तो आप कोर्ट लेके जाइए। ये किरीट सोमैया रो रहा है कि मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अरे बोला तो जाता नहीं देर से यार, कम से कम बोलना तो ठीक। तू कम से कम तोतला बोलता है, तेरी बात समझ में आती नहीं किसी को, तो कम से कम कोर्ट में एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मेरे जैसा या ज्ञान शर्मा की तरह एक अच्छा आदमी है जो इन बातों को कोर्ट में रखे, कोर्ट के डायरेक्शन दे। अरे कोर्ट डायरेक्शन देगा ना और कोर्ट बोलेगा ना इसको अंदर बाहर करो करके, हु आर यू टू डिसाइड व्हाट इज नॉनसेंस। और रोज मीडिया में बोलने का अधिकार इनको किसने दिया है? जी 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 इंद्रपाल जी, लास्ट राउंड की शुरुआत करते हैं, आप थोड़े समय और बने रहिए। 2.5 मिनट का टाइमर लगा दीजिए। सभी पैनलिस्ट अपनी अपनी बात 2.5 मिनट में रखिए। सभी को मैं मौका दे रहा हूं बोलने के लिए, सभी लोग अपनी बातें 2.5 मिनट में बोलिए। प्रकाश मुत्ता जी से शुरुआत करते हैं। 2.5 मिनट के अंदर सभी पैनलिस्ट अपनी बात रखेंगे। समय की कमी है पर मैं सबको 2.5 मिनट दे रहा हूं, अपनी अपनी बातें रखिए। प्रकाश मुत्ता जी से शुरू करिए, 2.5 मिनट का टाइमर लगा दीजिए। बोलिए प्रकाश मुत्ता जी। देखिए, ज्ञानमूर्ति जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि आपके पार्टी के इन लोगों पे ये केसेस है। यहाँ ईडी, एनआईए और सीबीआई सीरियस और क्रिमिनल केसेस की बात करती है, फ्रॉड के बारे में बात करती है और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करती है, और उस केस की बात हो रही है। ये साधारण केस अलग बात है। और दूसरा इन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं 156(3) में जाइए। अरे वकील महोदय, पहले कोर्ट में और डिपार्टमेंट में अर्जी दी जाती है, अगर डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो 156(3) में हम जाएंगे। और ये कायदा आप हमको मत सिखाइए, हमको भी मालूम है कायदा, लेकिन पहले कुछ उसका प्रोसीजर होता है, उसके बाद में उधर जाया जाएगा। और मैं आपको और बताना चाहता हूं कि गुजरात की बात लीजिए, जहां से आपके पीएम साहब आए, 25% मंत्रियों के ऊपर क्रिमिनल, रेप और मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, उनके ऊपर भी। क्या उनकी इंक्वायरी कब होंगे? हमारे नेताओं की आप इंक्वायरी करिए। कायदा की बात है, कायदा से होना चाहिए, लेकिन कायदा क्या हिंदुस्तान में विरोधी पक्ष के लिए लागू होता है? आपके लिए लागू नहीं होता है? कैसी बात कर रहे हो आप? सबकी उसके बाद में अरे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। आपका तो कोर्ट के ऊपर कोई भरोसा भी नहीं है। आपको पेगासस के अंदर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, इसके अंदर फटकार लगा रही है, पेगासस के अंदर आपसे पुरावा पूछती है तो बोलते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का बात है। अरे चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो हम दुनिया को नहीं बताएंगे, आप हमको बताओ। और इसके बाद में आप तो आरोपी हो, तमाम आरोप सरकार पे, और बोलते हैं इंक्वायरी की कमेटी हम बनाएंगे। तब बोले कि नहीं आप नहीं, हम बनाएंगे। और इस प्रकार की अगर जब बातें होती है और इस प्रकार से आप हैरेसमेंट करते हो अनेकों प्रकार के, अरे पत्र देख लीजिए, उनको देख लीजिए, 124 लीग की क्या जरूरत है? ये चीफ जस्टिस ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के, और अभी कहा है और आपकी सरकार को फटकार लगाया है कि ये जो 70 साल और 75 साल पहले का जो कायदा है, आज उसका देश के अंदर क्या जरूरत है और आप उसका क्यों उपयोग करते हो? क्या आपका जवाब देंगे? हम आप बोलेंगे ये हुआ? अरे चीफ जस्टिस बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस बोल रहा है, जिसके अंदर आपका भी विश्वास है, हमारा भी विश्वास है और आप जनता का विश्वास है। आप पहले उसका जवाब दीजिए ज्ञानमूर्ति जी। जी ज्ञानमूर्ति शर्मा जी जवाब दीजिए। प्रकाश मुत्ता जी ने चीफ जस्टिस के बयान का जिक्र किया और इसके अलावा कई तरह के केसों का जिक्र किया जो आपके नेताओं पर, गुजरात में जो प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है, वहां पर कई नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग, रेप, अपराध, कई तरह के केस है। सर जवाब दीजिए। प्रकाश जी, आपको हो सकता है कि कायदे में मुझसे ज्यादा नॉलेज होगा। 156 वाली जो बात मैंने की, 156(3) की, तो आपने यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के कहा कि बहुत दिनों से संजय राउत जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, इतने सारे सबूत है, ये कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जब बहुत दिन हो गए तो कितने दिन इंतजार करोगे? किस कायदे का इंतजार कर रहे हो? आप जाइए ना कोर्ट में, आप दरखास्त करिए ना कि भाई किरीट सोमैया जी के खिलाफ में कार्रवाई हो। और जो आप कह रहे हो कि आपके नेताओं पे कोई एनआईए जैसा ये नए आरोप लगे हैं, तो भाई साहब फ्रॉड के ही केस लगे हैं। नेशनल हेराल्ड में 300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है और रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर भी कितने करोड़ों का घोटाला हुआ है आप भी जानते हो। सब मैटर कोर्ट में पेंडिंग है और आप कोर्ट में विश्वास की बात करते हो। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही कोर्ट के ऊपर आरोप लगाए थे कि कोर्ट में जो है ना समझ लोग बैठे हुए हैं। आप ये बात भूल जाते हो। और हमारे इंद्रपाल सिंह जी बोल रहे थे कि किरीट भाई जी को बोलना नहीं आता है। भाई साहब,
हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, पढ़े लिखे को। किरीट सोमैया जी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और सिर्फ अगर बोलने में उनमें थोड़ी सी अगर हड़बड़ा के बोलते होंगे, लेकिन ब्रेन में आपसे भी कई गुना आगे है। और किसी केस में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते हैं, वो हर केस में तहकीकात करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट जमा करते हैं। जब सारे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के साथ साथ वो जांच एजेंसियों को शिकायत करते हैं और उसका फॉलोअप करते हैं। यदि कंप्लेंट में अगर उसकी शिकायत में नहीं कुछ होता है तो कोर्ट भी जाते हैं और मैटर के अंजाम तक पीछे लगे रहते हैं। सिर्फ आपके संजय राउत जैसा नहीं, पोपट के जैसा सवेरे आकर के पोपट जैसा बोल करके निकल जाते हैं। और मैं ये कमलेश तिवारी जी को कहना चाहता हूं, कुलदीप तिवारी जी को कहना चाहता हूं कि आपने कहा ना कि ईडी को अधिकार नहीं तो ईडी वाले फांसी पर लटका दिए होते। भाई साहब, ये तो शिवसेना को ज्यादा अधिकार नहीं है मिला है, ये तो शिवसेना वाले किरीट सोमैया की कब क्या हत्या कर दिए होते। जी, समय का उपयोग किसी और को दे दीजिएगा। जी कुलदीप तिवारी जी जवाब दीजिए, अगर शिवसेना को अधिकार नहीं है, नहीं तो आप लोग तो कब का किरीट सोमैया की हत्या कर दिए होते, ऐसा आरोप लगा रहे ज्ञानमूर्ति शर्मा जी। और संजय राउत के पास इतने ही सबूत है किरीट सोमैया के खिलाफ, ईडी को वो सबूत दे रहे, तो कोर्ट में जाइए ना, रास्ता खुला है। काफी कानून के जानकार लोग बैठे हैं, वकील लोग बैठे हैं, तो कोर्ट का रास्ता खुला है। संजय राउत कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? कुलदीप तिवारी जी। जी कुलदीप तिवारी जी का शायद नेटवर्क वीक है। रामकुमार पाल जी जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? रामकुमार पाल जी जवाब दीजिए। प्रकाश मुत्ता जी और इंद्रपाल सिंह जी सीधा आरोप लगा रहे आपके कई नेताओं पर गुना दर्ज है, लेकिन ईडी कार्रवाई नहीं करती उनके खिलाफ। रामकुमार पाल जी की आवाज करिए। रामकुमार पाल जी जरा वॉइस आपके वहां से प्रॉब्लम हो रही है। जी बोलिए सर। बुथा जी, ये सारे कानून तो आप ही के दौर में बने हैं और आप ही ने बनाए हैं। वो धाराएं कोई नई तो 7 साल में बनी नहीं है, आपके द्वारा बनाया गया कानून है, आपके द्वारा सब कुछ है। और आप कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी साहब, अभी अभी महाराष्ट्र सरकार और राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा का सारा कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया है और उसके पार्टनर कौन है? वाड्रा जी। तो आप आरोप लगाने से पैसा एबीजी घोटाले जैसी बात मत करिए। एबीजी घोटाला आप ही ने उठाया और आखिर निकला क्या? सारा लोन आप लोगों ने दिया। देश को जानने का अधिकार है कि पिछले नेहरू गांधी से लेकर और राहुल गांधी, अपना नरसिम्हा राव तक 18 लाख करोड़ रुपया देश का लोन बना था और सिर्फ 2008 से 2014 के बीच में 53 लाख करोड़ रुपया लोन बांटा गया। ये आप ही का कार्य, एक इसका जो भी तबका है आपको ही मिलेगा। बैंकों को खाली कर दिया आपने, ये सब आपकी ही करतूत है। आप ही लोग अभी आरोप लगा रहे हो। ये एबीजी का घोटाला आप ही ने उठाया और आखिर आप ही के गले में आया। झूठ बोलने से सच छुपता नहीं है सर। और आप तो पढ़े लिखे बड़े विद्वान आदमी हो, तो भी आप अडानी अंबानी क्या इस 7 सालों की पैदाइश है? ये जरा सोचिए ना, अडानी अंबानी कब है? और अडानी को कॉन्ट्रैक्ट आपने अभी दिया है सौर ऊर्जा का, आपके महाराष्ट्र शासन में दिया है, राजस्थान शासन में दिया है, तो हम बचाव भी नहीं करें। और एक बात कहना चाहता हूं, किरीट सोमैया आप लोगों को खलता है, वही किरीट सोमैया बीजेपी और शिवसेना के कार्यकाल में स्टॉक एक्सचेंज पर 17 बार कंप्लेंट किया। बीजेपी फडणवीस सरकार को परेशान किया 17 बार। स्टॉक एक्सचेंज की कितनी सारी केसेस उन्होंने ओपन की, तो उस वक्त आप लोगों को नहीं लगा कि क्या अच्छा है या बुरा है? थोड़ा सा गहन देखो। हम ये नहीं कहते हम अपने आदमी को बचाने के लिए नहीं, हम देश की बात करते। देश बचा रहेगा तो आप वापस आओगे, हम भी वापस आएंगे। देश को बचाने की बात करो, देश में कटौती करके देश की प्रगति की बात करो। आज साहब आप 6.5 लाख करोड़ के कर्जे में है महाराष्ट्र शासन जी। इसके लिए सोचो कि वो कर्ज कैसे कम होगा। हर व्यक्ति पे वो कर्ज बढ़ रहा है, उस पर बात करिए, उसके ऊपर कुछ सुझाव दीजिए अपने सरकार को और अपनी जनता से कुछ बोझ कम करिए। मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरह की कार्रवाई अगर मेरे पर की होगी, मैंने भी कुछ किया तो हो सकता है। और कोर्ट छोड़ेगी, कोर्ट के अधीन चला गया है, कोर्ट का काम है छोड़ना। इंद्रपाल जैसे वकील छुड़वाएंगे, निकालेंगे उसे। वैभव जी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए काफी समय से, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर हम डिबेट में अलविदा कहेंगे, हमारे पास समय नहीं है। वैभव जी किस तरह देखते हैं नवाब मलिक की गिरफ्तारी को? एनसीपी के पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं वैभव बरड़कर जी, काफी समय से जुड़े हुए डिबेट में, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बोलिए वैभव जी।
देखिए, इस हरकत को भारतीय जनता पार्टी की खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नवाब मलिक जी जाकर बड़ी बड़ी सभाएं ले रहे हैं, वहां के लोगों को जागृत कर रहे हैं इनके खिलाफ। इस वजह से केवल उन्होंने बिना किसी को बताए, बिना कोई नोटिस दिए, सुबह एक मिनिस्टर के घर पे 6:30 बजे जाकर उन्हें इंक्वायरी के बहाने बुलाकर आज अरेस्ट किया है। ये इनकी कमजोरी बताती है, इनकी हार इनको हजम नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में नवाब मलिक जी जाकर सभाएं ले रहे हैं, उसके प्रति प्रतिशोध लेने के लिए केवल ये हरकत है। पर जनता भी अच्छी तरह से जानती है, अच्छी तरह से इनकी हरकतों को देख रही है। आने वाले समय में हर चीज का जवाब इन्हें मिलेगा। आज केंद्रीय यंत्रणाओं का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों के खिलाफ, जो इनके खिलाफ में बोलेगा उसके पास ईडी की नोटिस जाएगी, जो इनके विरोध में जाएगा उसके घर में सीबीआई जाएगी। दो राष्ट्रवादी के मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं वैभव जी, दो एक पूर्व गृह मंत्री और अब मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक में बोलेगा, जो इनके खिलाफ में बोलेगा, उसके एक्टर इनके खिलाफ में बोलेगा, घर में तुम्हारी एनआईए जाएगी। ये इन्होंने इस तरीके से सारी चीजें अपनी बना के रखी है केवल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर दो हमारे मिनिस्टर, आप कह रहे हैं हमारे मिनिस्टर अरेस्ट हुए हैं, तो इसके पहले भी जब इन्होंने भुजबल साहब को अरेस्ट किया था, 18 महीने बाद इनको क्या मिला? कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया उन्हें भी। ये केवल यंत्रणाओं का गलत इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीजें कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में ये बात बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी शुद्ध पार्टी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैभव वरड़कर जी, ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, प्रकाश गुप्ता जी, इंद्रपाल सिंह जी, रामकुमार पाल जी, कुलदीप तिवारी जी, जो भी पैनलिस्ट इस डिबेट में जुड़े थे, बड़ी बेबाकी से और लॉजिकल तरीके से आज डिबेट में तर्क वितर्क हुआ। दोनों पक्षों से काफी अच्छी डिबेट रही आज की, लॉजिकली बात हुई। इसमें कुछ कानून के जानकार भी जुड़े थे आज डिबेट में, दोनों पक्षों से, बीजेपी से भी वकील महोदय ज्ञानमूर्ति शर्मा जी भी जुड़े थे और इंद्रपाल सिंह जी एनसीपी के तरफ से थे और प्रकाश गुप्ता जी जो कानून की काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो जो महाविकास आघाड़ी के नेता है वो इस गिरफ्तारी को इलीगल बता रहे। नवाब मलिक के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से केंद्र की सरकार ने षड्यंत्र रचा है ताकि सरकार को अस्थिर किया जा सके महाराष्ट्र की। वहीं बीजेपी कह रही है ये कार्रवाई बिल्कुल सही है और अगर कुछ गलत है तो कोर्ट है, देश में कोर्ट है, कोर्ट अपने हिसाब से फैसला लेगा, कोर्ट स्वतंत्र है। तो कोर्ट पर सबको विश्वास रखना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका इस देश का स्तंभ है और लोकतंत्र में सबको अपनी बातें रखने का, कोर्ट में अपनी बातें पहुंचाने का पूरा अधिकार है। आज के लिए आखिर क्यों की बहस में इतना ही। कल ठीक फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ इसी डिबेट शो आखिर क्यों में। तब तक देखते रहिए मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। तब तक के लिए नमस्कार।